यस, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में हमने लास्ट क्लास में देखा था स्ट्रेस वी हैव कवर्ड, स्ट्रेन ऑल्सो वी हैव कवर्ड एंड हमें अब डिस्कस करना है हुक्स लॉ. डन. ओके, तो स्ट्रेस स्ट्रेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ वी हैव टू डिस्कस हुक्स लॉ. सो ये हुक पे लटकाया हुआ है इसलिए उसको हुक नहीं बोलते, हुक साइंटिस्ट का नाम है. ओके, तो ये अरेंजमेंट है. क्या है अरेंजमेंट? सिंपली हम जो वो कर रहे थे स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड करने के लिए वही चीज करने वाले हैं. ये हमारा वायर है, सॉलिड वायर, जिसके ऊपर हमने वेट लटकाया हुआ है. अगर वेट लटका रहे हैं तो होगा क्या, मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. फोर्स अप्लाई करेंगे और नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और से रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. तो हमारा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और अभी फोर्स लगाएंगे पर्टिकुलर एरिया पर, स्ट्रेस डेवलप होगा तो ये खींच भी जाएगा. ये खींच जाएगा तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी. लेंथ बढ़ेगी मतलब चेंज इन दी लेंथ भी आएगा. चेंज इन दी लेंथ आएगा तो हम तो स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल बाई एल. ओके, जो चेंज कॉन्फ़िगरेशन है वो और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वही देखा था ना हमने लास्ट क्लास में. ओके, याद है ना. फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी देखा था, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी देखा था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस, वो ऑल दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. सो चलो हाँ समझ गया. चलो, सो यहाँ पर हम वेट अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डायमेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा. उसका डायमेंशन इंक्रीज होगा, दैट मीन्स वो कितना इंक्रीज हुआ वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर रूलर और स्केल भी रख दी है. तो सपोज पहले ये वेट अभी नहीं अप्लाई किया है और अभी हम चेक कर लेते हैं कि अभी यहाँ अच्छा चलो 10 सेंटीमीटर पे है और फिर अप्लाई किया वो 11 सेंट मतलब से 10.1 सेंटीमीटर पे आ गया तो हमें पता चल गया कि भाई 1 mm वो डिस्प्लेसमेंट हो गया है, मतलब उसका जो इलोंगेशन है वो 1 mm हो गया इतना वेट लटकाने से. फिर सपोज हमने 10 kg लटकाया था, मास मतलब, और वेट का बोलो तो न्यूटन में बोलो वॉट एवर. सो 10 kg लटकाया. अभी अगर तुम बड़ा ब्लॉक लटका दो से 20 kg का, फिर देखा तो 10 से वो 10.2 या 10.5 हो गया, मतलब कि से 5 mm का इलोंगेशन हो गया है लेंथ. वो हमें पता चल जाएगा. दैट्स वाई ये हमने रूलर रखी हुई है. अदरवाइज सिंपली हम जो कर रहे थे फोर्स लगा रहे थे एरिया पर तो स्ट्रेस फाइंड कर रहे थे और जितना चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है डिवाइड बाय इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वो स्ट्रेन था. डन, वो तो था ही. तो वही सेम चीज कर रहे हैं. तो स्ट्रेस वो भी क्या होगा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. इतना तो हमने डिस्कस किया ही था. यहां से हमें पता चलता है क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. कैसे पता चलता है चेक करो ना. जैसे कि पहले सिचुएशंस है इनिशियल कोई भी वेट नहीं लगाया हुआ है और अब हम पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं और हमें स्ट्रेस मिल रहा है फोर्स बाय एरिया, तो वो स्ट्रेस हो जाएगा. लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, जितना हमने फोर्स लगाया रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही होगा, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. सो वो फोर्स बाय एरिया हमें स्ट्रेस मिल जाएगा और फिर चेंज इन दी लेंथ भी हो गया, मतलब डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन मिल जाएगा. अब अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करें, ज्यादा फोर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये जो मास था 10 kg उसकी जगह 100 kg लगा दो. ओके, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स. तो अगर हमने फोर्स बढ़ाया तो एक्चुअली हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं. तो अगर हम पहले जो स्ट्रेस था उससे अब नया स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्चुअली फिर डेल्टा एल बाय एल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज ही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पहले अगर 10 kg में 1 mm इलोंगेशन हुआ तो भाई से 20 kg 30 kg में तो 1 mm थोड़ी होगा, वो तो उससे बढ़ेगा ही. तो डेल्टा एल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो जैसे ही हम फोर्स बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस बढ़ रहा है और फोर्स बढ़ाने से हमारा इलोंगेशन भी बढ़ रहा है. ओके, तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है. मतलब अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्टली इलोंगेशन तो बढ़ ही रहा है. जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इलोंगेशन, अगर कम फोर्स तो कम इलोंगेशन.
वो तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं। ओके, तो ज्यादा फोर्स तो ज्यादा इलोंगेशन, लेकिन ज्यादा फोर्स तो ज्यादा स्ट्रेस है, और ज्यादा इलोंगेशन तो ज्यादा स्ट्रेन है। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। स्ट्रेस कब बढ़ेगा? जब तुम फोर्स बढ़ाओगे तब स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो फोर्स बढ़ाओगे तब डेल्टा एल भी तो बढ़ जाएगा, तो वो भी तो बढ़ गया। ओके, अगर तुम स्ट्रेस कम कर रहे हो, स्ट्रेस कैसे कम करोगे? फोर्स कम करके। तो फोर्स कम किया तो तुम्हारा जो इलोंगेशन है डेल्टा एल वो भी तो कम ही होगा। सिंपल। ओके, तो वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हम यहां से हटाए तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ये होता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस, और से यंग्स मॉड्यूलस अभी हम बाद में देखेंगे, बट से यू कैन से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, इसके टाइप्स है यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस एंड ऑल, बल्क मॉड्यूलस, वो सब हम देखेंगे आगे। लेकिन सिंपली अगर उसको बोलना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो अगर ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सारे के सारे मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, जितना ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा, देखो पहले तो है कितना, तो वो तुम फाइंड कर सकते हो। कैसे? ये स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन था, स्ट्रेन को नीचे ले जाओ तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मिल जाएगा। तो तुम्हारा जितना स्ट्रेस आया है वो यहाँ रख दो, तुम्हारा जितना स्ट्रेन आया है वो उसके नीचे रख दो, तो तुम्हें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? अगेन इलास्टिसिटी वो जो हम पढ़े थे वही है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एक नंबर है, कांस्टेंट है। ओके, प्रॉपर्टी तो वही है। क्या था प्रॉपर्टी? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा उतनी वो मटेरियल की उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करने की एबिलिटी ज्यादा, और जितनी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम उतना ही वो मटेरियल का उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रीगेन करने का, मतलब उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करने की एबिलिटी कम। डन? समझ में आ गया? तो हमें क्या चाहिए? डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, अगर हमें चाहिए कि अगर हम फोर्स हटाए तो जितना जैसे ओरिजिनल शेप एंड साइज था वो वापस आ जाए, तो उसके लिए हमें कौन सा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो या ज्यादा हो? ज्यादा हो। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा उतनी उसकी एबिलिटी टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ज्यादा। अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है मतलब कि उसकी एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज क्या है? कम है। सिंपल। ओके, तो अब ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कैसे करेंगे? ऐसे ही फाइंड करेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे? अरे सिंपल एप्लीकेशन है, फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओगे तो पर्टिकुलर एरिया में ही लगाओगे, फोर्स बाय एरिया, तुम्हारा स्ट्रेस तो मिल गया। अच्छा, अभी तुमने फोर्स लगाया तो इलोंगेशन तो हुआ होगा, अगर इलोंगेशन हुआ है तो चेक कर लो कितना हुआ है। सो डेल्टा एल बाय एल, तो तुम्हारा स्ट्रेन मिल गया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल गया। डन? सिंपल था। इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ। ओके, और हुक्स लॉ तो तुम यहां पर भी डिफाइन कर सकते हो। क्या? हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, द अप्लाइड स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, ये क्या हुआ? ये आया ही नहीं। अप्लाइड स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। दैट्स इट। वही है हमारा क्या? हुक्स लॉ। डन? अब ये फाइंड कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया। ओके, हाँ, ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो देखो यहां से देखने से तो तुम्हें लगेगा कि E इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ओके, इलास्टिक, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज डज नॉट डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस और से स्ट्रेन, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ, हमें देखने से लगेगा सर इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों प्रोपोर्शनल नहीं है? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या? जैसे ही तुमने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा। ओके, मतलब कि ऐसा समझो कि हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है?
स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इसको मैं सपोज स्ट्रेन बोलूं तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ओके। और अगर ऐसा ना बोलना हो तो लिख दो, और क्या, E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब अगर ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाऊं तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अगर मैंने स्ट्रेस को डबल कर दिया, स्ट्रेस को डबल कैसे करेंगे भाई, फोर्स ज्यादा अप्लाई किया तो स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा, और अगर फोर्स ज्यादा मिला तो इलोंगेशन भी ज्यादा होगा। तो हमने तो पहले ही देख लिया है क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस मैंने डबल कर दिया तो स्ट्रेस डबल कर दिया तो इलोंगेशन, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल कर दिया तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ही ऐसा होता है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, लाइक दैट। तो अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्ट्रेस। लेकिन भले ही मैंने स्ट्रेस को डबल किया, स्ट्रेन तो ऑटोमेटिकली ही डबल हो जाएगा, भले ही तुमने फोर्स से अप्लाइड फोर्स डबल कर दिया, ओके, और उससे तुम्हारा अप्लाइड स्ट्रेस डबल हो गया। लेकिन अगर स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो इलोंगेशन तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, क्योंकि तुमने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है, तो ये भी डबल हो गया, तो ये स्ट्रेन, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वापस वैल्यू तो तुम्हारी जो थी वो की वैसी ही आ गई। तो भले ही तुमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को बढ़ाया, लेकिन तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो जो था वही है। दैट मींस इट इज डज नॉट डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रेस और स्ट्रेन। समझ में आया? तो फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट ऑन दी मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि तुमने एक लिया है से स्टील और दूसरा लिया है तुमने कॉपर, ओके, 2 मटेरियल लिए हैं तुमने, तो मान लो कि स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है और कॉपर का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। मतलब क्या, अगर हम दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स किसकी एबिलिटी ज्यादा होगी टू रीगेन इट्स। अभी मैंने फोर्स लगाया, इलोंगेशन हुआ, फोर्स वापस रिमूव कर दिया, तो किसकी एबिलिटी ज्यादा होगी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, स्टील की या कॉपर की? इफ आई एम टेलिंग यू दैट कॉपर स्टील का इलास्टिक मॉड्यूलस और से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो कौन उसका शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा, स्टील या कॉपर? स्टील, क्योंकि उसकी इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। डन। तो ये फाइंड कैसे की जाती है? वही जो मैंने बताया, स्ट्रेस और स्ट्रेन से फाइंड की जाती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डन। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो मटेरियल कौन सा है। एंड सेकेंड थिंग, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें पता है अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होते हैं? कम होते हैं, ओके। कल भी देखा था हमने क्या, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, जैसे कि भाई गैस है तो उसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत कम है, लिक्विड में ज्यादा है और सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे पकड़े हुए रहते हैं एक दूसरे को। तो जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतना इंटर एटॉमिक फोर्सेस और इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स में ही है वो एबिलिटी टू रीगेन, क्योंकि रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज मतलब क्या, सबको पकड़ कर, ए तू खड़ा रहे, मेरे साथ ही खड़ा रहे, ऐसे पकड़ पकड़ के साथ में खड़े रह रहे हैं। तो रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज मतलब भले ही कितना दूर हो, वापस फोर्स हटा दिया तो अपना जगह वापस ले ले। लेकिन फोर्स जो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वही वीक हो गया है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से। सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके मटेरियल के अंदर जो भी पार्टिकल्स, मतलब मटेरियल जो भी पार्टिकल से बना हुआ है, जो भी मटेरियल है, तो वो पार्टिकल्स के बीच का, वो एटॉम्स के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर और से इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा। और वो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स की ही एबिलिटी है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। वो कम हो गया तो एबिलिटी भी कम हो गई, मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गेट्स डिक्रीज्ड। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है? मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है एंड दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और
देखो मैं बोल रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऐसा बोल रहा हूं, ओके। ऐसा मत समझना, यहाँ पे कहीं पर भी मैं इलोंगेशन ऐसा नहीं बोला। सपोज मैं ऐसा पूछूं तुम्हें या बताऊं कि सपोज मेरे पास स्टील है और मेरे पास रबर है, स्टील है और क्या है, रबर है, तो किसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी? रबर की नहीं होती। शॉकिंग ना, रबर की नहीं होती है, स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। ओके, जनरली हमें ऐसा ही लगता है रबर ही ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा ना, नहीं करता। ओके, एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है? दैट मींस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट दैट तुम कितना खींच सकते हो। सर रबर तो इतना ज्यादा खींच गया, स्टील तो इतना ही खींचा। वो कितना खींचा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। कि अगर रबर है, उसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया, फोर्स हटा दिया, तो अभी वापस वो रबर जैसा पहला था वैसा हमें लगता है वैसा हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो वो खींचा ही चला गया, मतलब उसका इलोंगेशन हो ही गया है। अब रिगेन उसका नहीं हुआ है, ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं हुआ है। बट स्टील में भले ही अगर फोर्स लगाए तो इलोंगेशन बहुत छोटा हो, लेकिन जैसे ही तुम फोर्स हटाओगे तो वापस वो जैसा था वैसा हो जाएगा। ओके, तो स्टील की एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ज्यादा है। अंडरस्टूड? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हमें जो ऑब्वियस लगता है ना वो आंसर ही नहीं होता उसमें। सब तो आ गए, कौन नहीं? आराम से आराम से। समझ गए? ओके, तो ये था पूरा हमारा हुक्स लॉ। डन? ये याद रखना कि भाई जो जितना ज्यादा खींचा जाए उसकी ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। इट्स नॉट लाइक दैट। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट डज नॉट मीन कि जिसको फोर्स लगाए और ज्यादा लंबा हो जाए, वो नहीं है। फोर्स जितना भी लगाना हो लगाओ, जितना लंबा होना है उतना हो, लेकिन फोर्स निकालने के बाद तुम अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आए या नहीं, दैट इज इलास्टिसिटी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये था हमारा हुक्स लॉ। वैसे तो सिंपल ही है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो सिर्फ तुम्हें इतना ही याद रखना है, E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। दो तीन में से दो चीजें गिवन होगी, एक चीज फाइंड करने की होगी। सिंपल है। डन? ओके, समझ में आ गया ना? तो एक बहुत ही बड़ा कंटेक्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर रिजिड बॉडी से। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड रिजिड बॉडी, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस we have discussed just to understand the concept of elasticity, that we have discussed. Then stress we have discussed, then types of stress, then strain, then types of strain. ओके, प्रेशर और स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस भी देखा हमने, इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस भी देखा। ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो, एंड देन स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, एंड लास्टली टुडे वी हैव डिस्कस्ड हुक्स लॉ। डन? ओके,